नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग माधव निदान पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने वातज छर्दी, पित्तज छर्दी, कफज छर्दी पढ़ लिया है। अभी हम लोग आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है त्रिदोषज छर्दी के लक्षण इसमें बताया है। ये हम लोग पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे। इसमें बताया है कि शूल अविपाका रुचि दाह तृष्णा श्वास प्रमोह प्रबला प्रसक्तम छर्दी त्रिदोष लवणान अम्ल नील सांद्रोष्ण रक्तम वमताम निर्णाम स्यात्। इसमें बताया है कि शूल होता है रोगी को जब भी त्रिदोषज छर्दी होता है। इसमें वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि उदर में शूल होता है और पूरा बॉडी में भी, देह में पीड़ा होती है। उसी तरह से भोजन का परिपाक ठीक से नहीं होता, इसलिए बोले शूल अविपाक, मतलब खाना पचता नहीं है। फिर बोला है अरुचि, खाना खाने में स्वाद नहीं आता है, अरुचि हो जाता है। फिर बोला है दाह, बर्निंग सेंसेशन होता है। जो दोष का डोमिनेंस रहेगा वो सिम्टम रहेगा। जैसे कि वात बढ़ा हुआ है तो शूल होगा। अब शूल, उधर शूल भी हो सकता है, देह में पीड़ा भी हो सकती है। अविपाक हो रहा है तो पित्त प्रकोपित हुआ है, इसीलिए पित्त में उतनी ताकत नहीं है कि वो खाना पचा पाए। उसी तरह से अरुचि हो रहा है तो ये पित्त की वजह से हो रहा है। दाह हो रहा है तो पित्त प्रकोपित हुआ है। तृष्णा हो रहा है तो पित्त और वायु की वजह से हो रहा है। फिर श्वास, ये वायु के प्रकोप की वजह से और कफ के प्रकोप से हो रहा है। फिर बोला है कि लगातार प्रबल मूर्छा आती है, पेशेंट बार बार बेहोश होता है। ये लक्षण जो रहते हैं, इसमें उल्टी भी आ रही है और ये सारे सिम्टम्स भी हो रहे हैं। त्रिदोषज वमन के ये सारे लक्षण होते हैं। साथ में बोल रहे हैं त्रिदोषज वमन जो रहता है वो कैसा होता है, छर्दी त्रिदोषज लवणाम्ल लीन, मतलब यह खारा रहता है, लवण रसात्मक, नमकीन होता है और खट्टा होता है, अम्ल होता है, नीले रंग का होता है। उसी तरह से गाढ़ा गरम गरम होता है, सांद्र उष्ण रक्तम, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये गाढ़ा होगा, बहुत ज्यादा सांद्र होगा, उसी तरह से उष्ण होगा और गरम गरम होगा, रक्त वर्ण का, रक्तम वमता निर्णाम स्यात्, रक्त मिश्रित भी इसमें वमन आता है। टीकाकार बताते हैं कि त्रिदोषजा महाशूलेत्यादि शूलादि भी प्रमोहान्ते प्रबला शूलादि प्रबला प्रसक्तम निरंतरम त्रिदोषादित्यत्र त्रिदोषति पाठांतरे त्रिदोषजेत्यर्थ। इसका मतलब है कि त्रिदोषज छर्दी के लक्षण ऐसा कहते हैं कि शूलेत्यादि, शूल से लेकर प्रमोह पर्यंत उपद्रव के संयोग से त्रिदोषज छर्दी अति प्रबल हो जाया करती है। अर्थात त्रिदोषज छर्दी में शूल होता है, अविपाक होता है, अरुचि होता है, दाह होता है, श्वास प्रमोह, ये उपद्रव हो जाते हैं, एवं वमन प्रसक्त अर्थात निरंतर आते रहता है, कंटिन्यू, ये रुकता नहीं है, बार बार इसमें नौशिया फीलिंग होता है, बार बार रिफ्लेक्स आता रहता है उल्टी का। त्रिदोषज के स्थान पर त्रिदोषा पाठ भी बताया गया है। त्रिदोषा का अर्थ त्रिदोषजा, ऐसे भी बताया है।
तो इसमें जो रहता है ये बहुत ज्यादा उपद्रव युक्त रहता है, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है कि बर्निंग हो रहा है, अरुचि हो रहा है, खाया पिया पच नहीं रहा, खाने का मन नहीं कर रहा, सांस भी फूल रहा है, मूर्छा आ रही है, और उल्टी का जो द्रव पदार्थ है वो भी अलग अलग रंग का, अलग अलग मतलब खट्टा आ रहा है, नमकीन आ रहा है, गाढ़ा आ रहा है, और कभी कभी खून भी आता है, ऐसा सिम्टम्स आते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो कृपया बताइए। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। जी, डॉक्टर गंगवार सर, आपने देखे हैं पेशेंट ऐसे त्रिदोषज छर्दी के? किसी ने देखे हैं तो कृपया बताइए। उल्टी के पेशेंट तो देखे हैं, लेकिन ये बर्निंग होना और उसके बाद सांस फूलना, कंचन मैम आपने देखे हैं? अनुरिता मैम, कुछ बताइए आप लोग। प्रणाम सर। पॉइजनिंग के वक्त में हाँ, सर ऐसे दिखे हैं, जैसे कुछ खा लिया है और उसके बाद में नीला और इस तरीके का। नहीं तो यूजुअली तो पित्तर सर्दी बहुत कॉमन में दिखती है। तीनों दोषों वाला देखा है क्या? पेट भी दर्द हो रहा है, उल्टी भी आ रही है? हाँ सर, हाँ, बट वहाँ पे इवन जो सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह रहती है उस इसमें अगर पेशेंट ने गलती से कुछ खा लिया और उसके बाद की जो सर्दी रहती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब शुरुआत में आता है, वो सर्दी सर ऐसे दिखती है कि जिसमें ये और बहुत छिन्न विच्छिन्न उसका स्वरूप रहता है, क्योंकि अलग अलग ये जो यहाँ पे बताया मैटर वैसे। जी, और पॉइजनिंग के इसमें दिखता है सर ये ऐसे नीले और ब्लैकिश कलर का, या फिर जो यहाँ पे स्वरूप बताया वैसे। नॉर्मल सर्दी में बहुत कम देखा है मैंने। जी। तो डॉक्टर कंचन मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम, बताइए। ये वात पित्त कफ वाले कॉमन दिखते हैं सर। ये त्रिदोष वाला मैंने काफी मतलब बहुत कम देखे हैं पेशेंट, पर ऐसे नहीं बोल पाऊंगी कि वो त्रिदोष है। वो क्योंकि मैंने एक लीवर सिरोसिस का पेशेंट था मेरा, वो मुझे मतलब एक या दो वोमिटिंग ही हुई थी उसको रात में, और वो दूसरे दिन आया था और मुझे बोल रहा था, मैम बोले बहुत मतलब मैं ऐसे सोच ही नहीं सकती हूँ कि ऐसे भी उल्टी होती है करके। उसे ब्लड स्टेन भी आए थे और वो घबरा के आई थी। पर उसके रिपोर्ट्स में मैंने देखा था तो सर वराइसिस थे उसको लीवर सिरोसिस के साथ। तो ये छर्दी को हम त्रिदोषज मतलब मान सकते हैं क्या सर? हाँ, मान सकते हैं, ये सारे सिम्टम तीनों दोषों के सिम्टम्स रहेंगे तो मानेंगे ना। जी सांस भी सर। फूल रहा है, कफ की वजह से सांस भी फूल रहा है, फिर मूर्छा भी हो रही है, दाह भी हो रहा है, पेट हाँ दर्द। मतलब बहुत तकलीफ थी सर उसको, बहुत ज्यादा। मतलब अभी मुझे सिम्टम्स भी याद नहीं है, पर वो बोल रही थी कि मैंने ऐसे मेरी कभी लाइफ में इतनी ऐसे वोमिटिंग मेरी देखी नहीं है बोले। और ब्लड स्टेन बहुत, दहा तो वो कंप्लेंट कर ही रही थी, पर बहुत ऐसे उसको ब्लड स्टेन काफी दिखे थे सर। वो घबरा के आई थी कि उसको एलोपैथ ने तो पहले ही बोल दिया था कि वराइसिस और लिवर सिरोसिस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो घबरा के आई थी कि आयुर्वेद में। वो स्टेबल भी काफी दिन तक हो गई थी, फिर बाद में तो मुझे पता नहीं, वो आई नहीं बाद में। हम्म। पर ये मतलब हो सकता है कि लिवर सिरोसिस या फिर कोई ऐसे बड़ी बीमारी में अगर वोमिट दिखता हो, सब सिम्टम्स हो, तो इसे हम त्रिदोष मान सकते हैं ना? हाँ, मान सकते हैं। जी सर, थैंक यू। जी, ठीक है, और किसी ने कुछ देखा है तो बताइए। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देखेंगे और आप हमें फिर से बताएंगे। आप लोग एनालिसिस करिए आगे, क्योंकि ना माधव निदान में जो भी चीज है ना, हम लोग एक एक शब्द पढ़ते हैं, एक एक एनालिसिस करना है, आप लोगों को बहुत आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग छर्दी के असाध्य लक्षण पढ़ते हैं। पवन जी भी बोलेंगे, लेकिन रुक के बोलेंगे, जब इनको मन करेगा तभी बोलेंगे। सरोज मिश्रा जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मिश्रा जी, अंजना मैम, आप त्रिदोषज छर्दी अगर देखा है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हम 10वां नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, आप लोग सोचिए। अंजना मैम, आपने देखा है त्रिदोषज छर्दी कि देह में पीड़ा भी हो रही है, सांस भी फूल रहा है, मूर्छा भी आ रही है, दाह भी हो रहा है, सब लक्षण आ रहे हैं? जी सर, नमस्कार, सुप्रभात सभी लोग को। जी सर, अब ये कंडीशंस जैसे जैसे दोष जैसे जैसे कुपित होते हैं, या फिर ऐसी कंडीशंस होती हैं पेशेंट को जिसको लगातार सीवियर कोई ऐसी डिजीज रहती है, जैसे कि अब हम अगर मान लेते हैं किडनी पेशेंट की जो बात मानते हैं, जो एकदम लगता है कि अब इसकी किडनी जो है, या लीवर सिरोसिस की बात करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पेशेंट आते हैं समटाइम्स की जो
हम जैसे बताते हैं PIS वगैरह के पेशेंट भी आते हैं जो मेंटली धीरे धीरे उनको एक नेचर सा हो जाता है कि हमें वॉमिटिंग बहुत आ रही है। और क्योंकि वहां पर हम देखते हैं, अगर हम मॉडर्न को देखते हैं तो हमको लगता है कि वहाँ लीवर हेल्प सिंड्रोम होता है, हेल्प सिंड्रोम का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर हम यहाँ सोचें कि जब हमारी व्याधि जीर्ण हो जा रही है और जो व्याधि का कॉज है, मानिए कॉज ही प्रेगनेंसी है, और वो प्रेगनेंसी हम तभी करेंगे जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, गेस्टेशन एज पूरा हो जाएगा। ऐसे केसेस में भी पेशेंट हमें मिलते हैं कि उनका प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है या डायबिटीज भी है, पित्त लक्षण उसमें ज्यादा है। तो लगातार ऐसे पेशेंट में सांस फूलने के लक्षण, शरीर में दर्द होना, या फिर सीवियर कंडीशंस में जब हमारे पास आते हैं, आईसीयू के पेशेंट्स आते हैं या आईसीयू में जाने लायक होते हैं, इससे पहले भी कहीं ना कहीं इस तरह की हमको छर्दी वाली चिकित्सा जो है पेशेंट को देखने को मिलती है, छर्दी के जो लक्षण होते हैं। और वो मुझे जहाँ तक लगता है सर, ये फिर असाध्य अवस्था में ही चला जाता है, क्योंकि ये परतंत्र व्याधि के रूप में हमें ज्यादा देखने को मिलता है प्रैक्टिकली। अगर हमारे पास कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट पड़ा है, तो जहाँ ब्लड यूरिया बढ़ जा रहा है, उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जा रहा है, और उसको अगर हम जैसे हम बताते हैं कि मॉडर्न में अगर हम देखते जाते हैं, आईसीयू में रहते हैं पेशेंट हमारे पास, हमारे अपने भी कुछ लोग ऐसे कंडीशंस में गए हैं, तो वो मुझे याद आ रहा है कि सीवियर ब्लीडिंग होती है, और जो ब्लीडिंग का मटेरियल होता है, जो वामक द्रव्य होता है, वो भी समटाइम्स तो मतलब ऐसे जिसे कहते हैं लोग ब्लड मिक्स आता है, कभी कभी काला ब्लड भी उसमें आता है और लगातार आता है, और ऐसे के बाद पेशेंट को एकदम ऐसा लगता है कि उसकी सांसें चल रही हैं, और बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है, या फिर समटाइम्स एकदम ठंडा भी पड़ जाता है पेशेंट। देखिए समटाइम्स कभी कभी उसको बहुत ज्यादा अगर इन्फेक्शन रहते हैं तो टेम्परेचर भी रहता है। तो अगर वो कंडीशन जो हमारी कच्छ साध्य या असाध्य अवस्था में व्याधि जब पहुंच जाती है, उसमें छर्दी कहीं ना कहीं परतंत्र व्याधि के रूप में इस तरह देखने को मिलती है। जी, थैंक यू। डॉक्टर पवन जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बताइए। हाँ जी। जी सर, बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट भी ऐसे सेम कंडीशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो रहते हैं ना, ट्यूबरकुलर पेशेंट, जो खाने पीने का पूरा ध्यान नहीं रखते या फिर उल्टा सीधा खा लेते हैं। और सर CKD का तो क्लासिकल इसका है एग्जाम्पल है, लीवर सिरोसिस का, इसका लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट भी इसमें देखने को मिलते हैं। सर इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक अल्सर वाले में भी ऐसे होता है सर, लॉन्ग टाइम अल्सर रहता है गैस्ट्रिक अल्सर। और इसमें जैसे कोई ये रहता है सर, ऑब्स्ट्रक्शन रहता है जिनमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें भी ऐसे देखते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन के जो के उन केसेस में सर, जैसे मान लो ट्यूबरकुलोसिस, किसी पे इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हुआ, वहां वन बना, और वो धीरे 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 करके फिर पेशेंट का वो पिचक जाता है इंटेस्टाइन, और ऐसा फिर सिम्टम देखने को ही मिलता है। उसमें कुछ भी खाते हैं और ऐसे ही उनका सांस भी फूलेगा, और जो क्लास में लक्षण बताए हैं उनको खाना भी नहीं पचेगा, और उनको अम्ल पित्त वाले भी सारे लक्षण रहेंगे, और ये ब्लैक ब्लैक कलर का वोमिटिंग आता ही है। और ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट को भी कई बार काफी दिन से ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है, धीरे 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 करके, जैसे वो वाला पेशेंट बताया था ना, कैंसर वाला पेशेंट, साहू सर ने वो जिनको ठीक किया था, उस पेशेंट का भी हिस्ट्री लोगे तो ऐसा पेशेंट ऐसे ही छर्दी वाला देखने को मिलता है। बहुत, मैंने तो काफी सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं और देखने को मिलता है, क्योंककि आते ही है, कोई कैंसर वाले आ गया, कोई CKD वाला आ गया, कोई सिरोसिस वाला आ गया, बहुत पेशेंट आते हैं सर, और ऐसे ही रहता है उनको। बच्चों में भी सर कई बार देखने को मिलता है, बच्चे जिनको जो बच्चे बिल्कुल वीक होते हैं, और शुरू से ही जिनको बचपन से ही कोई बड़ी व्याधि, जैसे निमोनिया टाइप वाला बच्चा रह गया, वो और कुछ रह गया जिसका खान पान सही नहीं है, कोई कुरकुरे उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, उनको भी ऐसे ही आता है, उनका एनीमिया भी रहता है, और कुछ भी खाते हैं तो पेट एकदम फूल जाता है, और कुछ थोड़ा ज्यादा खा लिया तो एकदम से ऐसे उल्टी करते हैं वो। ऐसे बहुत सारे पेशेंट में देखता हूँ। जी सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम, बताइए। पवन सर, अंजना मैम, कंचन मैम ने सब कुछ बता दिया, पूरा कर दिया। इसमें एक दो चीजें मैं और इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो ल्यूकीमिया वगैरह के केसेस होते हैं, लीवर की कंडीशन को वहां पे बोल ही दिया गया है। इसमें एक चीज पोर्टल हाइपरटेंशन भी जोड़ लें, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी बोल ही दिया गया वहां पे।
इसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस वगैरह की जितने भी सीवियर इन्फ्लेमेशन किसी भी बॉडी ऑर्गन का है, तो वो केसेस भी अगर इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो बाकी ये सब चीजें जितने भी ब्लड बॉर्न डिसीजेज हैं, जैसे कैंसर का एक मोटा मोटा बोल ही दिया गया, लेकिन जो ब्लड कैंसर्स हैं, ल्यूकीमियाज हैं, तो उनमें सब में भी ये या फिर कोई ऐसी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस बी हो गई, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हॉजकिंस लिम्फोमा टाइप का हो गया, तो इन सब में भी इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। हीमोफीलिया, ये भी, हाँ, तो इसमें भी ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं सर। जी जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। छर्दी के असाध्य लक्षण पढ़ते हैं। इसमें 10th नंबर का जो श्लोक है छर्दी निदान का, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि विट स्वेद मूत्रांबु वाहानी वायु स्त्रोतांसी संरुद्ध्य ये दौर्ध्वमेति उत्सन्न दोषस्य समाचितम तम दोषम समुद्धूय नरस्य कोष्ठात्। इसका मतलब यह है और एक एक शब्द इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका 11वां नंबर भी है श्लोक। विणमूत्रयोस्तत्सम गंधवर्णम तृढ़श्वास हिक्कार्ति युक्तम प्रसक्तम प्रच्छर्दे दुष्ट मिहातिवेगा तयार्दिश्चाशु विनाशमेति। इसका मतलब यह है कि कुपित हुआ जो वायु जो है, अभी देखिए एक एक शब्द हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत वाला। विड़ विड़ स्वेद मूत्रांबु वाहिनी वहानी वायु, इसका मतलब है कुपित हुआ वायु जब मल, विड मतलब मल, स्वेद मूत्र, अंबुवाही, अंबुवाहानी मतलब जलवाही स्रोतों को प्राकृतिक गति को रोक देता है, तो उससे क्या होता है स्त्रोतांसी संरुद्ध ये दौर्ध्वमेति प्रकुपित पित्त स्वेद मल मूत्र ये सब कोष्ठ में संचित हुए दोष जो है वो प्रतिलोम गति से ऊपर की ओर आते हैं, और मल मूत्रादि के गंध और वर्ण के समान गंधवर्ण वाला और निरंतर उत्सन्न दोषस्य समाचितम तम दोषस्मुदय नरस्य कोष्ठात्। मतलब ये क्या करता है कि पुरुष को रोक दिया वायु ने, स्वेद को रोक दिया, मूत्र को रोक दिया, जलवाही स्रोतों को रोक दिया वायु ने, और रोकने की वजह से दोष सारे प्रकुपित हो जाते हैं, प्रतिलोम गति से ऊपर उल्टी की तरफ से आने लगते हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि मल मूत्रादि के गंध वर्ण, मल मूत्रादि के गंध और वर्ण गंध वाली और निरंतर तृष्णा और श्वास कास वीण मूत्रयोस्तत्सम गंध वर्णम तृढ़ श्वास हिक्कार्ति युक्तम प्रसक्तम। इसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है और मल मूत्र के गंध और वर्ण के जैसा उल्टी आती है, क्योंकि सब स्रोत अवरुद्ध है, सब उल्टे डायरेक्शन से जा रहे हैं। इसमें प्यास लगता है बहुत ज्यादा, श्वास होता है हिक्का, हिक्कार्ति युक्तम प्रसक्तम, फिर प्रच्छर्दे दुष्टा मिहाति वेगा, शूल होता है, बेचैनी होता है, ऐसे उपद्रव होते हैं, दुष्ट छर्दी को उत्पन्न कर देते हैं। और ऐसे जो उल्टी आती है अति वेगा, महाति वेगा, तया अर्धिश्चाशु विनाशमिति, इससे अर्धित भी हो जाता है और फिर क्या होता है कि मृत्यु मुख में चला जाता है ऐसा पेशेंट। मतलब ये सारे असाध्य लक्षण बताए हैं, और यह त्रिदोषज का वमन भी कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें वमन प्रबल है, और ये सारे असाध्यता के लक्षण है कि मल रुक गया है, मूत्र रुक गया है, पसीना रुक गया है, और सब एकदम बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। टीकाकार बोलते हैं असाध्य महा विड़ित्यादि उत्सन्न दोषस्य उद्गत दोषस्य दोषमिति पित्तम कफम व स्वेदादिकान व तद्दुष्टान धातु मलान। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि असाध्य वमन के लक्षण है कि विड़ित्यादि उत्सन्न दोषस्य अर्थात जिस मनुष्य के दोष अपने मान से बड़े हुए हैं, दोष जो है वो क्वांटिटिवली और क्वालिटेटिवली प्रकुपित हो गए हैं। दोषण अर्थात पित्त और कफ को अथवा उन दोषों से विकृत हुए रसादी धातुओं को और मलों को वो विकृत कर स्त्रोत अवरोध कर देता है। फिर बोल रहे हैं तदिति यस्मात् विड़ादि बाहि स्त्रोतो दुष्टि स्ततो हेतुर विड़मूत्रयो समगंधवर्णम छर्दयतीति योज्यम यम तु छर्दि विकृति विषम सम्रायार आरब्धा त्रिदोष जयति कचित केचित अन्यत्वाहु सर्व छर्दय प्रबला एवं विधा सत्य असाध्या स्यूरीति। इसका मतलब यह है कि तदिति मल जो है विष्टा है, मूत्रादि बाही स्रोतों की विकृति हो जाती है, उसी कारण वमन में भी मल मूत्र की दुर्गंधी आती है, क्योंकि उसका अंश कुछ कुछ आ रहा है यहाँ पे, जो वॉमिट का जो भाग है उसमें। इस प्रकार की छर्दी भी त्रिदोष जन्य होती है, किंतु विकृति विषम समवाय से इसमें मल समाहित हो जाते हैं।
इसलिए, और ये विकृति विषम समवाय से आरंभ होती है, इसलिए असाध्य कहना है। यदि प्रकृति समवाय से आरब्ध होती तो कष्ट साध्य तो होती ही, लेकिन यह असाध्य नहीं होती। यहाँ पे विकृति विषम समवाय से हुई है। अन्य आचार्य इसको कहते हैं कि चाहे कि सभी तरह की छर्दियां हो, एक दोषज हो, द्विदोषज हो, त्रिदोषज हो, जब ये अवस्था तक पहुंच जाती है, अर्थात ऐसी अवस्था आ जाती है जब सारे स्रोत अवरुद्ध हो रहे हैं और दोष सारे प्रकुपित हो जाते हैं, और इसमें स्वेद प्रवृत्ति बंद हो जाती है, मल और मूत्र ये सब बंद हो जाता है, तब वह छर्दी जो उसका भाग है वो मल मूत्र गंध वर्ण युक्त हो जाती है, तब ये असाध्य हो जाती है। तो आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या कि इतना उल्टी आ रहा है, इतना उल्टी आ रहा है और पेशेंट की डेथ हो गई? अनुरिता मैम आपने देखे हैं आईसीयू में पेशेंट? पवन जी आपने देखे हैं? सर ये क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस वाला केस ऐसा ही होता है, जी उसमें ऐसा ही रहता है सर। जैसे सारा का सारा पार्टिकल्स भी बाहर आता है, और उसमें सारा मल्टी ऑर्गन फेलियर में क्लासिकल एग्जांपल है। पैनक्रेटाइटिस में सबसे जल्दी मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट जाता है, उसका सब कुछ रुक जाता है सर की। और हिपैटोरिनल सिंड्रोम में भी जैसे सिरोसिस का पेशेंट हुआ, सिरोसिस के साथ साथ उसका रीनल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और उसमें भी सर यही जाता है। जो क्रॉनिक पेशेंट रहते हैं सर उनमें ऐसा होता है, जो लंबे टाइम तक बेड रिडन पेशेंट रहते हैं, या एकदम कुछ सेप्सिस हुआ और मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला गया, धीरे धीरे उनके पूरे के पूरे अंग उनका किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गया, लीवर इन्वॉल्वमेंट हो गया, उनका लंग्स हार्ट सब इन्वॉल्वमेंट, ऐसे पेशेंट उन्हीं में होते हैं सर। मैंने पैनक्रियाटाइटिस के बहुत सारे केस देखे, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस और लिवर सिरोसिस, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा होता है। और सर जो tuberculosis- इससे पहले कैंसर के और हीमोफीलिया के बताए ना सर, उसमें इस पेशेंट को ज्यादा टाइम नहीं मिलता है सर। अगर एक दो उल्टियां हो गई तो उसके बाद में, जैसे इसके पहले का आपने त्रिदोषस पढ़ा, तो वहां पे कुछ याप्यते और कुछ पेशेंट में डेज रिकवरी दिखता है। लेकिन ये जो कंडीशन आप बताए यहाँ पे एकदम मतलब ऐसे दिखता है आपको, पेशेंट ऊर्ध्वगत भी उसका वमन हो रहा है और अधोगत भी मलमूत्र और ये सारी चीजें जो भी है वो सारी दिखते, बट पेशेंट इसके बाद में असाध्य ही दिखता है। यूजुअली मरणोपरांत मरने से पहले कंडीशंस देखी है मैंने। पैनक्रियाटिक कैंसर है, देन ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया के पोस्ट केमो रेडिएशंस और केमोथेरेपी के कुछ डोसेस के बाद में मैंने कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं। और दूसरा सर स्पेशली जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और कोलोन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जो पैथोलॉजीज रहती, ऐसे कंडीशन में भी देखा है, बट यूजुअली मैंने इसके बाद में रिकवरी नहीं देखा है। पेशेंट ज्यादा दिन तक नहीं रहता है इस कंडीशन में। जी डॉक्टर सरोज मिश्रा जी आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? क्या आपने देखा उल्टी आ रही है और बाद में डेथ हो गई पेशेंट की? हाँ सर, जनरली इस तरीके के जो केसेस हैं सब इस क्रोनिक ही होते हैं, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह होता है, तो ये सब ऐसी स्टेजेस में ही उल्टी लेके आते हैं। अगर जो इनके उल्टी ना रोकी जाए तो डेथ होना तो बहुत ही लाजमी है। जितने भी केसेस हैं सब जी सारे जी ठीक है। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए, आईसीयू में जाके देखिए, कहीं पर भी देखिए और हमें बताइएगा। लेकिन ऐसे पेशेंट रहते हैं, मैंने लिवर सिरोसिस लास्ट स्टेज के पेशेंट देखे हैं, उनका मल मूत्र सब बंद हो गया और बाद में उनकी डेथ हो गई, और खून की उल्टी हुई, और ये सब जो बताया वही सब हो रहा था। एक या दो ही उल्टी दिखती है सर जब ये वाला कंडीशन रहता है ना। हाँ। यू कैन ओनली सी कि एक दो बार हो गया और उसके बाद में पेशेंट को वेंटी वगैरह पे चढ़ाया, लेकिन पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ। और जो इसके पहले वाला जो नील वर्णीय तो नहीं, लेकिन रक्त छर्दी मैंने खुद के इस पे अनुभव किया हुआ है। तो उस वक्त में विद इन अराउंड अबाउट 30 मिनट्स में इट वाज अ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, और जो उल्टी थी वो पूरी पित्तज, और रात के 2 बजे हुआ था ये, क्योंकि ड्रग एलर्जी थी ये, तो वेल्यूसिन की वजह से वेल्यूसिन इंजेक्ट किया था और उसके बाद में हुआ था। तो इट वाज लाइक कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, पूरी तरह से पित्त जो सिम्टम है, कान वान से भाप जाना, पूरे सर तक चींटियां जाना और गिडीनेस फील होना, और उसके बाद में
रक्तज वो वॉमिट 2 से 3 फीट का था और मैं बस दूध मांग रही थी क्योंकि फारिन पूरा गला वो स्वलन हो गया था तो बात नहीं कर पा रही थी। तो उतनी रात को मैंने दूध मांगा था कि मुझे कुछ भी करके ठंडा दो। तो वो शायद त्रिदोषज ही होगी बिकॉज इट वाज रिएक्टिव एनाफिलेक्टिक रिएक्टिव थी वो। लेकिन वो मैंने अनुभव किया हुआ तो मुझे वो याद आता है कि कान गला ईएनटी पूरा। उसके बाद में फिर कुछ याद नहीं आता है, फिर सुन्न हो गई थी ऐसे। जी, लेकिन आपको ये इतना त्रिदोषज तो हुआ नहीं, आपको मतलब हुआ? त्रिदोषस उसके बाद में जब डेक्सा स्टेरॉइड दिए तो वो भी एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कर रहे थे। तो बाद में छर्दी नहीं हुआ, लेकिन वो छर्दी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। प्रोफ्यूज कितना दूर तो फुल ठीक है, फुल अगर रेड। त्रिदोषज होती तो आप हमसे अभी बात कर रही होती क्या? हाँ वो एक हो सकता है। फिर पित्तज पित्तज हाँ, कह ऐसा सकते हैं बोलिए। फिर, जी। या आघातज जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि इट वाज वैल्यूशन इंड्यूस। तो वो शायद 1 से 1.5 लाख में शायद ये रिएक्शन आती। मैंने तो मेरी पूरी गायनेक प्रैक्टिस में नहीं सुनी है। मैडम अंजना मैडम अगर है तो बता सकती है वैल्यूशन इंड्यूस कुछ ऐसे रिएक्शन देखिए क्या। तो सर शायद पित्तज ही होगा सर। हाँ, त्रिदोष सिर्फ क्रोनिक में मिलता है सर, एक्यूट में कभी नहीं होता। जी। लीवर के जितने भी क्रोनिक केसेस हैं जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है तो वहां पे इसोफेजियल वेरिसेस वगैरह डेवलप होती हैं। इसी तरीके से उल्टी में भी आता है और फिर नीचे जो मलीना भी हमारा आता है सर, मलीना हाँ भी हाँ प्रोफ्यूज। हाँ, तो उसको हम तिर्यक तिर्यक रक्तपित्त की कैटेगरी में भी ले जा सकते हैं कि कहीं से भी निकलेगा, है ना। मेलिना, हाँ, मेलिना मैम तभी आता है जब कोई छोटी मोटी वेरिसीज फट जाती है ना, तो फिर वो टेरी कलर रहता है। जो कोई बड़ी वेरिसीज फटेगी तो फिर वो हीमेटिमेसिस होएगा। तो सर मेलिना का फर्स्ट इंडिकेशन तो मेलिना ही रहता है पेशेंट को। मेलिना जब तो बहुत पवन सर छोटी मोटी ब्लीडिंग होगी तो हाँ, उसको गैस्ट्रिक मेलिना अल्सर में भी मिल जाता है कोई सर मैंने ना इंटेस्टाइनल। प्रोफ्यूज मलीना देखा है, प्रोफ्यूज फ्रैंक मलीना देखा है डेंगू केस में। एक 8-9 साल पहले फर्स्ट अटैक आया था ना इसका, जो सार्स था, हाँ, व्हाट इट वाज सेइंग, शायद सर 2009 में पूना में जो आउटब्रेक हुआ था स्वाइन फ्लू, उसके पीरियड में मैंने एक केस देखी थी जिसमें इतने प्लेटलेट कम हो गए थे। इट वाज हेमरेजिक डेंगू और स्वाइन फ्लू, ये दोनों केस में। लेकिन पेशेंट वाज इनटू वेरी सीरियस कंडीशन। उस वक्त में मैंने देखा था कि फ्रैंक ब्लीड और मतलब वॉमिट और ये सारी चीजें। बट वो शायद तिर्यक पित्त में ही आएगा इसमें। मैम अनुरिता मैम, जैसे या डेंगू वाला पेशेंट है ना, हाँ उसमें मैम फ्रैंक ब्लीडिंग तो हो सकती है पर मेलिना कम देखने को मिलता है क्योंकि सडन प्लेटलेट वो हुआ, डाउन हुआ, वहां से सडन ब्रेक हो गया, ब्रस्ट हो गया, सारा ब्लड बाहर निकलने लग गया। जो मेलिना सिर्फ क्रोनिक पेशेंट में ही देखने को मिलता है। मतलब जो डेंगू वाला तो सारा ही 10-15 दिन का ही खेल होता है। 10-15 दिन में ही हो जाता है पेशेंट का काम। अगर ज्यादा सीवियरिटी के अंदर हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम में अगर पेशेंट जाता है तो उसमें तो बस 10 दिन ही मुश्किल पेशेंट को। उसमें फ्रैंक ब्लीडिंग होती है, मेलिना बहुत कम देखने को मिलता है। जो क्रोनिक केस है ना मैम, जैसे लीवर सिरोसिस का हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हाँ, का हो गया, यूजुअली पोर्टल इंटेस्टाइनल अल्सर हाइपरटेंशन। का हो गया, ठीक है ना, वहाँ मेलिना हमें देखने को मिलेगा ज्यादा। क्योंकि ब्लैक मेलिना अंदर ब्लड वो रिश्ता रहा, थोड़ा थोड़ा क्लॉट होता रहा, उसका कलर चेंज होता रहा, तो नीचे से आएगा। एक और कंडीशन होती है पॉइजनिंग की जिसमें आर्सेनिक पॉइजनिंग और बेंजीन एक्सपोजर, उसमें भी ये सर ना, दोनों। हाँ, पॉइजन वाले भी कई केसेस ऐसे होते हैं ना, जो सीधा ये रैट पॉइजन भी होता है ना, वो भी ऐसे ही करता है। रैट पॉइजन के अंदर भी हाँ, जो ब्लड हाँ, वेसल्स। हाँ, नहीं रैट सर, पॉइजन है, और कई ऐसे ही जब एक और चीज है सर। ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ऐसे ही ब्रास के सांप जब काट लेता है सांप। ब्रास के बर्तन में सर नींबू पानी अगर गलती, मैंने एक केस मेरे पास में आई थी जिसका वॉमिटस ग्रीनिश कलर का था। और जब उनको हिस्ट्री पूछा गया तो कुछ नहीं करने के बाद में ये पता चला था कि उसने वो जो रहता है ना तांबे का बर्तन, उसमें पानी, वो बुजुर्ग थे, पानी डाला था और उसमें नींबू और ये निचोड़ के पिया था। वो वक्त में मैंने ग्रीनिश वो वॉमिट सुना था उनसे कि भाई वॉमिटिंग जो हुआ है वो ग्रीनिश हुआ है। तो पॉइजनिंग ही होगा ना सर? हाँ, पॉइजनिंग हो सकता है। कुछ कंट्रा इंडिकेटेड कही गई हैं कि तांबे के बर्तन में ऐसी ऐसी चीजें, शायद हमारे ख्याल से दूध या दही भी रख के खाने का नहीं कुछ कहा बोला गया है ऐसा।
बाकी इस बारे में किसी रक्त भी नहीं रखना चाहिए वगैरह। नहीं है इसमें ना, सर कितने सारे तांबे में मेटल नहीं पॉइजन के केस आते हैं, तांबे के आर्सेनिक साथ साथ पॉइजन। जो पीतल के बर्तन होते हैं ना, स्पेशली पीतल के जो येलो कलर के आते हैं, उनके अंदर पहले कलाई करके ही उपयोग में लिया जाता है। तो जो पीतल के बर्तन होते हैं जिनमें कलाई नहीं होती है, उनमें कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं रखा जाता, जैसे कड़ छाछ है, दही है, नींबू है, इमली है, कैरी है। तो ऐसे किसी भी खट्टे पदार्थ को रखकर उसमें सेवन नहीं किया जाता। ये उसमें स्पेशल इंडिकेशन है। और तांबे के बर्तन भी उसमें ले सकते हैं, क्योंकि कॉपर के उसके साथ उसमें जिससे वो जो पॉइजनस कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। इसके अलावा जो कॉपर सल्फेट .5s2 जिसको हम लोग तूतिया कहते हैं, इसको भी कई बार पीने के बाद में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर कर जाती हैं इसोफेगस की, तो उसमें भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। होता है सर उसमें, जो है ना, जैसे ऐसा रह जाए तांबे वाला, कई बार वो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, कई बच्चे भी पी जाते हैं कई बार उसको। पहले होता था कर, आजकल तो देखने को नहीं मिलता, पर उसकी डायरिया तो उसकी क्लासिकल प्रेजेंटेशन होती है। डायरिया होता है, उसमें क्रैम्प्स आते हैं एब्डोमिनल में, जैसे पेट दर्द होने लग जाता है। और एक वो था, मेरे को ध्यान नहीं आया, जिसमें एक डिजीज बनती है, इसमें ही के फाइसिस रिंग बनता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो पे, वो उसका भी यही रहता है। मैं याद करके बताऊंगा। उसकी जो के फाइसिस रिंग ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये विल्सन डिजीज, उसमें भी यही होता है, तामर का वो मतलब एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, और उसमें भी ऐसे ही सिम्टम देखने को मिलते हैं, सिरोसिस टाइप का ही मिलता है, लिवर खराब हो उसका मिलता है। विल्सन डिजीज भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, और बहुत रेयर देखने को मिलता है। वो उसका होता है वो केसर फाइस्चर रिंग, ऐसा कुछ, मैं टर्म ध्यान नहीं आ रही, उसमें ऐसे ब्राउन ब्राउन सा रिंग बनता है उसमें आइस में, और येलो येलो इस उसका रहता है, आइस रहता है जॉन्डिस टाइप का। पर वो विल्सन डिजीज में ऐसे ही होता है, मतलब मैंने एक बच्चा देखा था, हमारे सर ने मेरे को दिखाया था, देखो ये क्लासिकल पेशेंट है विल्सन डिजीज का, एक ही पेशेंट देखा लाइफ में, और उसका प्रॉपर रिंग बना हुआ था, ब्राउन सा रिंग बना हुआ था आइस में उसकी, और उसका प्रेजेंटेशन यही था सर, सर्दी वाला, वॉमिटिंग वाला। मेरी साउंड आ रही है सभी को? आ रही है, आ रही है। सब लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। सर वो ऐसा होता विल्सन है। डिसीज ये फेटल ही होता है ना सर? कॉपर डिपॉजिट मल्टीपल ऑर्गन में ही होता है वो। बहुत अच्छा तो पवन उसमें सर, नहीं ऐसे बहुत अच्छा। इसमें पवन सर रिंग कौन सी जगह बता रहे थे आप? आइस आइज के में? अंदर, आइस में बनता है, वो ब्राउन रिंग शेप होता है। हाँ, केसर फाइसर पता नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट वो है ही नहीं है ना। सर उसका बेसिकली लिवर और ब्रेन में ही एक्टिवेट, वाइटल वो ऑर्गन्स में एक्टिवेट होता है बच्चा कॉपर। ही था, बच्चा ही था मैम वो, और ज्यादा बड़ा एज नहीं था उस बच्चे का, 13-14 साल था। फिर उसमें हमने ड्रग जो पेंसिलिनामिन, और एक उसमें जिंक सल्फेट हम चलाते हैं, बल्कि वो सर को जिंक सल्फेट का मेडिसिन ध्यान नहीं आ रहा था क्या करें, फिर मैंने उनको बताया था, मैंने कहा सर ये जिंक सल्फेट का ये जिंकोरिस आता है, और वो पेंसिलिनामिन उसका 2 स्टार्ट किया था, फिर वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो गया था। सर बहुत आश्चर्य चीज है, क्योंकि विल्सन डिसीज मैंने भी देखा है कि कॉपर वो बॉडी एक्यूमुलेट करता है और वाइटल ऑर्गन्स में होता है, लेकिन ये कैसे होता होगा पता नहीं, मतलब उसको हम। मैम जो उसकी कंप्लेंट थी ना, उसकी जो बेसिक कंप्लेंट थी उसका यही था वॉमिटिंग था, लूज मोशन था, और उसको जॉन्डिस था बच्चे को, और सर को वो देखा ना उसके आईज में, फिर उस सर ने बताया ये डिजीज है ये। उसको और कुछ नहीं दिया मैम, 2 ही ड्रग दिया, इसमें पेंसिलिन। आयुर्वेद में हम ना निर्गुंडी क्वाथ देते हैं, क्योंकि ताम्र का जो ये शोधन करते हैं ना, हम निर्गुंडी क्वाथ में ही करते हैं, मारण शोधन मारण, तो निर्गुंडी क्वाथ दे देंगे ना तो वो हो जाता है। कॉपर टी लगाने के बाद भी जो
साइड इफेक्ट हो रहा है, तो ताम्र का शोधन हम लोग निर्गुंडी में करते। तो विल्सन डिजीज में हमें सर ने ऐसे ही बताया, मैंने किया है ठीक, मुंबई के बहुत सारे बच्चों में ही देखा है, तो निर्गुंडी क्वाथ से तो बहुत अच्छा फायदा हुआ है। सर अपने शोधन मारन में भी तो निर्गुण डिकॉट काफी यूज होता है। वही तो, जो हाँ। भी मेटल का पॉइजनिंग हो रहा है उसका ही शोधन मारण का दवाई देना पड़ता है। सर ये केसेस मतलब अभी पॉइजनिंग की बात निकली है, तो अभी अलग अलग पॉइजनिंग जो पहले इनटेक का पॉइजनिंग होता था, लेकिन देयर वाज अ सर्वे इनटू यूएस जर्नल केस में था कि बेबीज फर्स्ट डे डिलीवरी के बाद में फर्स्ट मिल्क मदर का टेस्टिंग किया गया था, तो राउंड अबाउट फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क में, मतलब जो कोलेस्ट्रॉम जिसे बोलते हैं, राउंड अबाउट 200 अबैंडन्ड केमिकल्स पाए गए सर। और मैंने आर्सेनिक पॉइजनिंग का भी, क्योंकि जो मॉडर्न के हैं दिल्ली वगैरह के लोग सारे ये करके आते हैं, रिपोर्ट्स करके आते हैं, तो उसका इतना हेवी आर्सेनिक का बॉडी का कंटेंट था, तो वो पॉइजनिंग उसमें पाया गया। तो ये सारा चीज जो केमिकलाइजेशन पानी और इसका है, तो ये ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर पॉइजनिंग करके हमारा स्रोतों को दूषित करने वाला हेतु कंसिस्टेंट ब्लड को स्पॉइल करता है, मतलब हेतु फॉर्मेट में दूषित करता रहता है। तो ये चीजों का कंसिडरेशन अगर संप्राप्ति भंग नहीं हो रही है तो वो भी चीज का सोचना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे अपनी सर्दी की वजह से निकला है टॉपिक, तो सर बगैर चेक कराए पाठक सर, हाँ जी, बगैर चेक कराए सबको पता तो होता ही है, जो बड़े सिटीज में रहते हैं वहाँ मेटल पॉइजनिंग तो होता ही होता हाँ है। हाँ जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, मेट्रो सिटीज है, पानी अच्छा नहीं है, हर चीज में अडल्ट्रेंट है, तो हमें बगैर चेक कराए क्या ऐसी ड्रग साथ साथ देनी चाहिए ताकि उससे वो साथ साथ वो पॉइजनिंग का भी हाँ। असर खत्म हमारे कर सर दे। बोलते हैं अगर द्रव्यों का तो प्रयोग करना ही चाहिए। आप जैसे मुंबई में आइए तो मुंबई में इतना मतलब भीड़ है, इतना भीड़ है, लोग कहाँ कहाँ से आ गए हैं पूरा। और वहाँ का मतलब उतना क्लीनलीनेस नहीं है मुंबई में, बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। सर जो लॉन्ग टर्म इसका पॉइजनिंग का ये रहता है ना, मैंने क्योंकि इस पे स्टडी किया था, एक पेशेंट जब आया था मेरे इसमें, तो इल मतलब उसका जो ये रहता है अरुचि रहता है, उसके बाद में जीर्ण ज्वर रहता है खाने में, और प्यास उसको बहुत ज्यादा नहीं लगती, तो उनका यूजुअली सर अन्न व स्रोत से रिलेटेड बहुत क्रॉनिक सिम्टम रहता है, मतलब बहुत सालों साल उनका ये अरुचि कंसिस्टेंट रहता है। और स्लो पॉइजनिंग के सिम्टम्स में यूजुअली ये जो आप अभी बता रहे, डायरिया, स्टमक पेन, ड्राउजीनेस, लेकिन पर्टिकुलरली सर कुछ लोगों का ना टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट क्योंकि जनरल इसमें आता है, हम नहीं यूजुअली डाउट लेते, लेकिन अगर कुछ भी सर्कुलेशन रिलेटेड, नर्वस सिस्टम रिलेटेड कि टिंगलिंग सेंसेशन होना है, या चिल्स ज्यादा लग रहा है, या जिसे बोलते हैं कि मतलब सर में भारीपन लगना, या जो भी सेंसेशन रिलेटेड है, तो वहां पे हमेशा मेटलिक पॉइजनिंग का डाउट लेना चाहिए। और फिर जैसे आप बताते वैसे कुछ अगत का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर पॉइजनर्स पॉइजन करके स्लो पॉइजनिंग तो सर पुराने टाइम में तो राजा महाराजा लोगों का अच्छा, ये करने के आप लिए। ये रजनीश को जानती हैं, रजनीश ओशो? हाँ सर, यस यस सर, आई नो। उनको अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज ने थैलियम डाल डाल के जेल में पकड़ यस के सर, और यस सर। स्लो पॉइजनिंग से मारा, और यही सारे सिम्टम्स आ रहे थे, और आप उनका पूरा डेथ पढ़िए कि ऐसे ही मरे थे वो। सर राजीव दीक्षित जी को जानते हैं? हाँ he was also been given the slow poisoning only sir, he was not with the normal death। और दूसरा चीज ये सर, अभी पॉइजनस पॉइजन करके स्टडी चल रहा है, जो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस स्लो एक्टिंग मतलब ये रहता है, पॉइजन रहता है, और जो मतलब बंदे की जो भी जैसे थैलियम पॉइजनिंग है, तो वैसे धीरे धीरे करके डिटोरेट करता है, लेकिन सबसे पहले उसका डिटोरेशन जो दिखता है ना सर, मतलब कुछ लोगों का किसी भी वजह से, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना कि रेस्ट में भी रेस्टलेसनेस फील होना, और सांस फूलना, या डिजीनेस, या सेंसेशन जो भी है, एक दो तीन केसेस के वक्त में मैंने स्टडी किया तो ये पाए गए थे। तो मतलब इस चीज के बारे में भी सोचना चाहिए। इवन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखता है सर जिनका स्लो पॉइजनिंग है, तो हम ये सारी चीज जब हम हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें ये सिम्टम्स पूछना जरूरी है कि अगर वो हमेशा ही डिप्रेशन का नहीं हो सकता है, शायद वो कुछ ऐसे ड्रग्स ले रहा हो, या कुछ जो यूजुअली सर साइकोलॉजिकल साइकोसोमेटिक ड्रग्स के ट्रीटमेंट के अंडर रहते हैं सर, उनमें भी सर ये सारी चीजें दिखती है, लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिजीनेस, तो वो भी हम इसी में पकड़ेंगे, ओवरडोज ऑफ केमिकल्स। सर योगा ही 50 स्वामी दयानंद सरस्वती को कितनी बार दिया था? हाँ। क्या सर? क्या स्वामी दिया था? दयानंद सरस्वती को हम्म। पॉइजन
कितनी बार दिया था, काफी बार दिया उन्होंने, और वो योगा की ताकत से ही उन्होंने पचाया। सर जो मेजर वाला है तो उसका एंटीडोट मिल जाता है, लेकिन जो ये स्लो पॉइजनिंग है ना सर, ये पहचान में नहीं और आता है पहचान आजकल। में नहीं आता। अभी ओशो को क्या हुआ कि ओशो सर, हाँ ओशो जी के धर्म बारे का में। इतना प्रचार कर रहे थे, उनके कोई कोई थ्योरी ना अमेरिकन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहे थे, और उनको एक समय ऐसा आया कि यूरोप के कोई कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको एयरपोर्ट से रिटर्न कर रहे थे, और उनको फिर जेल में भी डाल दिया गया अमेरिका ने। तो वहां खाने में थैलियम डाल डाल के कर दिया, और वो इंडिया में आए तो तबीयत इतनी खराब हुई, और यही सब उल्टी ऐसे यही सब सिम्टम आए, और बाद में उनको श्वास हिचकी ये सब आके फिर डेथ हो गई। आप रजनीश का पूरा पढ़िए, नेट पे आपको मिल जाएगा। हाँ सर ये तो जो पढ़ा सर, उनको जेल में रखा था, ये सर पढ़ा उन्होंने। एल्यूमिनियम मेटल का जो संशोधन है ना सर, वो हुआ ही इस चीज के लिए, और हम एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं सर। जो मॉडर्न के मतलब पाश्चात्य देश में जो ये रहते थे, उनके प्रिजनर्स रहते थे, उन प्रिजनर्स को जानबूझ के एल्यूमिनियम के थालियों में खाना दिया जाता था, क्योंकि वो डेली डेली इरोड होता है, और वो खाने के वजह से उनको स्लो पॉइजनिंग होके फिर वो जो प्रिजनर्स है उनकी डेथ होती थी। और हम बहुत मतलब इसे खुद होके जो भी एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं वो भी बंद होना चाहिए सर, क्योंकि वो इरोड होता है। सर इसमें अगत द्रव्य में कौन कौन से द्रव्य जो मेन जो द्रव्य जो यूज कर लेने चाहिए और भी चीजों में काम करे, जैसे सीरीज है वो, ये कौन कौन से ज्यादा यूज करना चाहिए? निर्गुंडी है, शिरीष है। आप ना हमें ऐसा मैं एक लेक्चर लूंगा, जैसे कि ताम्र का शोधन मारण किससे होता है, तो उसमें उसका एंटीडोट, जिसमें शोधन मारण होते हैं वो, जिसमें अगर लौह का हो रहा है तो उसका एंटी, जिसमें शोधन मारण हो रहा है वैसे ही एक निकालना चाहिए हमें। एक दो, हाँ एक दो ऐसे निकाले जो सभी में ही काम करे, हाँ जिसमें कंटिन्यूस हम उसको रेगुलर चला सके, क्योंकि मेटल पॉइजन तो सबको होता ही होता है, हाँ, तो जो क्रॉनिक पेशेंट आते हमारे हैं सर साथ साथ। चंपकादि अगत बताते हैं ना, मैं अभी वो डेंगू चिकनगुनिया में सर ने बताया चंपकादि अगत, तो उसमें हल्दी है, दारू हल्दी है, फिर यही सब, और तुलसी जो है वो एकदम बेस्ट एंटीडोट है हर तरह के पॉइजनिंग में। जी जी जी, हल्दी और तुलसी दो ही ड्रग सेलेक्ट कर लेते, ये भी काफी कुछ हद तक हाँ, है खाने रिकवर में में। जरूर हल्दी और तुलसी तो रहना ही चाहिए हमारे। अगर हमारे खाने में हल्दी नहीं होता अब तक के, तो बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी मर और जाते हैं। इसलिए तो भगवान के प्रसाद में हम लोग तुलसी डालते हैं कि हमारे सब दोष निकल जाए। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। इंडियन खाने में हल्दी इसलिए डाला जाता है कि सारे हमारे ये सब निकल जाए। अब हम आगंतुक छर्दी पढ़े क्या? हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें बोल रहे हैं आगंतुक छर्दी के लक्षण 12 नंबर का। इसमें बोल रहे हैं विभत्स जात और हृदय जा आम जात असात्म्य जा च कृमि जा च ही च या ही सा पंचमी ताम च विभायेत च दोषे श्रेणैव यथोक्त माधव। इसका मतलब है कि ये जो जो टाइप बताए इस एक दिन में नहीं होगा, इसमें और चर्चा की जरूरत है। इसमें बोल रहे हैं कि विभत्स मतलब विभत्सजा मतलब कोई तो गंदा चीज देख लिया उसके वजह से उल्टी आ रही है। उसी तरह से दौर हृदजा जो माता गर्भिणी स्त्री को होती है, प्रथित वस्तु के न मिलने से वमन हो जाया करता है। मतलब जो गर्भिणी को इच्छा होती है दौर हृदजा की वजह से, वह चीज नहीं मिलने की वजह से उल्टी आ रही है। फिर बोल रहे हैं आमजा, आम अजीर्ण से उत्पन्न होने वाला। फिर बोल रहे हैं असात्मजा, असात्म्य भोजन करने से। इसी तरह से कृमिजा, कृमि की वजह से, जब पोस्ट में कृमि होने की वजह से उत्क्लेश आदि होने से उल्टी आती है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि ये सब ना ये हो रहा है कि मतलब आगंतुक कारण हो रहे हैं, विभत्स पदार्थों के देखने से, गंदा चीज देख लिया या कुछ ऐसे ब्लड वाला चीज देख लिया, कोई डेड बॉडी देख लिया, या गंदा चीज का स्मेल कर लिया, दुर्गंध सूंघने से हृदय और वमन हो जाता है। गर्भिणी स्त्रियों को प्रायः 4 मास तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी आती है, कईयों को प्रसव पर्यंत भी वमन होते रहते हैं। फिर आमाजीर्ण जन्म सूचिका आदि के कारण, असात्म्य भोजन के कारण, जिस भोजन का शरीर में सात्मीकरण न हो पाए, कृमियों के कारण आगंतुक छर्दी हो जाती है। यह 5वीं वमन की टाइप होती है, जैसे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और 5वीं आगंतुज होती है। और इसी के इन्होंने सब टाइप बताया कि विभत्सजा, दौर हृदजा, आमजा, असात्मजा और 5वीं कृमिजा।
आगंतुज होने पे इनमें दोषों का अनुबंध होने लगता है, और इस प्रकार की आगंतुजा में भी कृमिजा तो जो होती है वो दोषोश्रय से हो जाया करती है। कृमिजा में तो बहुत ज्यादा कीड़े की वजह से बहुत ज्यादा डेंजरस होता है कंडीशन। तो आप लोग इस पे कुछ बताइए, फिर मैं टीका भी बताता हूँ। इसमें देखिए सामने बुक का ये बताया, विभत्सजा वमन मतलब मल मूत्र रुधिर पीप आदि देखने से जो वमन हो जाता है वो विभत्सजा है। दौर हृदयजा मतलब गर्भिणी स्त्रियों को वमन जो होता है वो दौर हृदय है। आमजा मतलब भोजन का परिपाक ठीक न होने से वमन हो वो आमज है। फिर असात्मज मतलब अहितकर भोजन करने से जो होता है वह असात्मज है। कृमिजा मतलब पेट में कीड़े उत्पन्न होने से जो होता है वो कृमिज है। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बताइए, सब लोगों ने देखे हैं? इसमें टीकाकार ऐसे बोलते हैं, आगंतुजा महाविभत्स इत्यादि दौर्हदजा दौर्हत लाभजा। इसका मतलब है कि दौरिदावस्था में गर्भिणी स्त्री को जो इच्छा होती है वह चीज नहीं मिलती है और कुछ और चीज दिया जाता है तो वमन हो जाता है। फिर दौरिद अलाभजा। आमजा मतलब अजीर्णजा, मतलब आमज ये है जो अजीर्ण से उत्पन्न होती है। असात्मजा मतलब असात्म भक्षणादि संभूता, जो शरीर के लिए नुकसानदायक है वैसा असात्म भोजन करने की वजह से। कृमिजा मतलब कोष्ठ कृमि संभवा, मतलब कृमि उत्पन्न होने की वजह से उत्क्लेश और वमन हो जाता है। फिर विभत्सजा मतलब ये गंदा गंध वर्ण वाले चीजों को देखने की वजह से माइंड पे इफेक्ट होता है। तो ये बोल रहे हैं सा पंचमी त्रिदोषजा अपेक्षा यदि तू विभत्स अपेक्षा कृमिजा पंचमी गणे तथा ताम च विभावे दोषो श्रेण वत्तेनेन कृमिजा एव दोषबंध स्यात् ततश्च विभत्सादिनाम शिशुपि दोष संबंधन लभ्यते। इसका मतलब ये है कि छर्दी तो ये वातज पित्तज कफज वाला ही माना है सन्निपातज, लेकिन इसमें आगंतुज कारण हो जाता है। तो इसमें आगंतुक कारणों के कारण मन में बहुत ज्यादा उत्क्लेश होता है और उसके वजह से ये उल्टी आती है। आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आपने देखा है पेशेंट को ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया और उल्टी आ रही है फूड पॉइजनिंग की वजह से? हाँ सर, फूड पॉइजनिंग के केसेस तो आते हैं जो कि रात में अगर उन्होंने कुछ असात में भोजन किया या फिर ऐसा भी कुछ भोजन किया जो कि मतलब विरुद्ध आहार था, तो उसके कारण उनको वोमिटिंग्स होती हैं। और जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कि बहुत लॉन्ग टर्म तक कोई भी और डिजीज चल रही है, जैसे कि लिवर डिसऑर्डर्स चल रहे हैं या फिर किडनी के डिसऑर्डर चल रहे हैं, उनको भी छर्दी के जो लक्षण होते हैं वो लगभग ऐसे ही होते हैं। उसमें सभी दोषों का विचार कि आगंतुक कारण तो सर सबसे ज्यादा तो मेनली यही कहा जाए कि साथ में आहार विहार उनके कारण जो भी होता है सर। सर इसमें आमजा, असात्मजा और क्रमिजा। सर इसमें आमजा में जो भी कि अगर जो खाना उन्होंने खाया वह नहीं पाचन हुआ, उसके कारण जो होगी वो होगा। ओके। असात्मजा में जो संयोग विरुद्ध अगर उन्होंने कोई ऐसा आहार लिया जो उनको साथ में नहीं हुआ वो हुआ। क्रमिजा में सर जिनके इंटेस्टाइनल वर्म्स मिलते हैं उनके अंदर अगर वॉमिटिंग होती है तो वो आएगा। हाँ, असात्मज में बहुत ज्यादा दारू पी लिया, वो भी असात्मज हो गया ना, उसकी वजह से उल्टी आ रही है। कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लिए जो शरीर को नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा खा लिए। सर इसमें तो वो भी आ जाएगा, ये जो विविध सा है, जैसे कई बार क्या होता है कि ट्रेन वगैरह में सफर करते हैं तो एक पैसेंजर को उल्टी आई तो दूसरे को ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी एक अननोन इटियोलॉजी की वजह से आता है। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो जो दूसरा उल्टी कर रहा है तो उसकी सब साफ कर दिया। पहले तो रेलवे स्टेशन पे ही सब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्स में आती है सर, उसको देख के रिफ्लेक्स ऐसा क्रिएट होते हैं उससे जी। हाँ, तो इसको विभत्सजा विभत्सजा में आएगा। हाँ, विभत्सजा में आएगा। अभी जैसे सर बता रहे रेलवे स्टेशन पे तो पहले तो बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी, ट्रेन से रुकती थी। अब तो बायो टॉयलेट जब से स्टार्ट हुए तब से काफी साफ सफाई रहने लगी है। वरना कई लोग पहले उस चीज को देख के, जैसे वृद्ध वगैरह थे जो ज्यादा साफ सफाई पसंद करते थे, तो उनको वोमिट आने लग जाती थी। और प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बताएंगे इस पे? पेट में कीड़े देखे हैं और उनको उल्टी आ रही है, ऐसा देखा है क्या प्रशांत भट्ट जी? नहीं सर, नहीं देखा मैंने ऐसा। आप अभी देखेंगे और हमें बताएंगे। हम जी एक सर। साल बाद फिर मिलेंगे ऐसे ही जून में।
अब माधव निदान पढ़ते हुए, तो आप देख के 1 साल में आपको फिर तो एक्सपीरियंस बहुत सारा हो जाएगा। जी सर। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। गर्भणी में तो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, किसी किसी को तो 9 महीने तक रहता है। और किसी को कुछ नहीं बोलना है क्या? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग रुकेंगे। कृमिजा छर्दी के लक्षण, कृमि वाले बता रहे हैं। शूल हिरलास बहुला कृमिजा च विशेषतः कृमि हृदरोग तुल्येन लक्षित लक्षणेन च लक्षिता। इसमें बोल रहे हैं पेट में पीड़ा होती है, कीड़े काट रहे होते हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, उबकाई बहुत ज्यादा होती है, हुरलास होता है, शूल होता है। कृमिजा च विशेषतः कृमि हृदरोग तुल्येन लक्षिता लक्षणेन च लक्षिता। इसमें हृदरोग के समान लक्षण मिलते हैं, इसलिए इसको कृमिजा छर्दी समझना चाहिए। ये टिपिकल रहते हैं, पेट में रिंग वॉर्म, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ये सब होते हैं। और बोल रहे हैं कि टीकाकार बोलते हैं कृमिजाया लक्षणम महाशूल इत्यादि कृमि हृदरोग तुल्येन लक्षण लक्ष्येतेति कृमि हृदरोगे कृमि लक्षणात् यश पीड़ादिकम तस्या भवते इत्यर्थः। इसका मतलब है कि कृमिजा के लक्षण कहते हैं कि इस कृमिजा सर्दी के लक्षण कृमिज हृदरोग के लक्षणों के समान होते हैं, जैसा कि कहा भी है तीव्रार्थी तोदम कृमिजम सकंडुम इत्यादि। उत्क्लेशष्ठीवनम तोदः शूलम हृलासस्तमः अरुचि श्यावन नेत्रत्वम शोतस्य कृमिजे भवेत्। इसका मतलब है कि कृमिज हृदरोग में जैसे कि तीव्र पीड़ा होती है, वैसे ही कृमिजा छर्दी में भी पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, इसमें तोद हो रहा है, सुई चुभने की जैसा सिम्टम है, कंडू है, खुजली आ रही है, उत्क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर कीड़े के वजह से स्ठीवन थुकी बहुत ज्यादा आती है, शूल होता है, पेट में दर्द होता है, हृलास होता है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, अरोचक होता है, आंखों का रंग जो है वो श्यावन नेत्रता, काले रंग का हो जाता है आंखें, और शोथ होता है, पूरा बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगा, आंखों के आसपास भी शोथ हो जाएगा। तो ये सारे जो है कृमि हृदरोग के जैसे ही लक्षण आते हैं। और पेट में कीड़े होते हैं तो बच्चों को भी होते हैं और बड़ों को भी होते हैं। आप लोगों ने देखे हैं कृमिजा छर्दी के लक्षण पेट में कीड़े होने की वजह से? अनुरिता मैम, आपने देखे हैं क्या पेट में कीड़े हुए? नॉर्मल वर्म्स के वगैरह देखे हैं सर, लेकिन ये जो ऐसे कृमि की वजह से छर्दी, मतलब हम यूजुअली त्वफर संप्राप्ति या किलेजन्य संप्राप्ति ऐसे करके करते, लेकिन मैंने छर्दी में कृमि नहीं देखे है सर। आप अभी देखिएगा, अभी आप हाँ, एनालिसिस करिएगा। मैंने देखा सर, बच्चों को ना बच्चों को निकल आता है कई बार वो कीड़ा, और उन बच्चों का प्रेजेंटेशन क्या होता है, उन बच्चों का पेट फूला फूला रहता है, उन बच्चों में एनीमिया ज्यादा रहता है, पेट बड़ा होता है, हड्डियां उनकी निकली होती है, और जो स्केलरा का कलर है वो येलोइश कलर रहता है, और उनको मतलब या तो भूख बहुत ज्यादा लगती है और या फिर बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं। पेट में वो अक्सर पेट में दर्द का महसूस करते हैं। मैं एक दो लोगों ने बताया भी है, इसको वॉमिटिंग आई और वॉमिटिंग आने में इसको कीड़ा निकला, वो वर्म्स जो रहते हैं ना, एस्केरियासिस टाइप का, जी बड़े बड़े। और बड़ों में भी देखा सर, बड़ों में भी एक पेशेंट अभी मैंने हुआ था 1-2 महीने पहले, पर वो बड़ी एज का था और उसको उसमें से निकला, उसने ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था, उसको टॉयलेट नहीं आ रहा था, उसने स्टूल पास नहीं किया था, और वो पेशेंट मेरे पास आया था, फिर मैंने उसको 10 मूला का और उसका ये कैस्ट्रोल दिया था, और उसकी गर्दन में भी स्टिफनेस थी, तुरंत उसने देने के बाद ना बस्ती दिया, तो उसको तुरंत मोशन उसने पास किया, और उसमें से उस पेट में भी उसका ऐसे था, और बहुत बड़ा उनके घर वो होगा कोई 65 के करीब का, और कीड़ा निकला सर उसको 2-3 बड़ा, उसमें वो कह रहे हैं 1-1 डेढ़ फीट का था। अच्छा, ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप सभी लोग का धन्यवाद, आप लोग कितना अच्छे से डिस्कस किए छर्दी रोग को, हम और डिस्कस करेंगे कल। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू, धन्यवाद। फिर अभी 7 बजे फिर मिलेंगे अष्टांग हृदय के क्लास में। प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर।